कहानी की शुरुआत में हम बॉब ली स्वैगर और उसके स्पॉटर फैन को देखते हैं। यहाँ वो लोग इथियोपिया के एक अनजान इलाके में अमेरिकन सोल्जर्स को कवर दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में फैन देखता है कि कुछ इथियोपियन डकैत उनकी तरफ अटैक करने आ रहे हैं। स्वैगर अपने सटीक स्नाइपर शॉट से उस गाड़ी के सारे लोगों को गिरा देता है और अपने सोल्जर्स को कवर देता रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर में बड़ी तादाद में इथियोपियन दुश्मन पहुंच जाते हैं तो स्वैगर बहुत दूर से एक एक करके उनकी खोपड़ियां उड़ा देता है। लेकिन एक पॉइंट पर इथियोपियन समझ जाते हैं कि आसपास कहीं स्नाइपर बैठा है और वही ये सारे अटैक कर रहा है, इसलिए वो सब मिलकर पहाड़ के ऊपर से मोर्टार शेल और मशीन गन से हैवी फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस तरह के अटैक की वजह से स्वैगर अपने बेस कैंप से एयर सपोर्ट मांगता है, लेकिन बेस कमांडर अपनी टीम को स्वैगर के साथ कम्युनिकेशन बंद करने को कह देता है, क्योंकि उसे लगता है कि सपोर्ट भेजने से उल्टा और ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक तरह से स्वैगर के साथ जानलेवा लेवल की बेईमानी की जाती है अपने ही फायदे के लिए। स्वैगर और फेन समझ जाते हैं कि बेस ने जानबूझकर कम्युनिकेशन काट दिया है। स्वैगर फेन से कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें घर पहुंचाऊंगा। लेकिन तभी दुश्मन का एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है और हैवी मशीन गन से फायरिंग करता है, जिसमें फेन गोली लगने से वहीं मारा जाता है। ये देखकर स्वैगर का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और उसकी आंखों में जल उठती है बदले की आग। उसी वक्त वो अपना बैरेट M82 स्नाइपर उठाकर उस हेलीकॉप्टर पर शॉट मारता रहता है। कई शॉट्स के बाद स्वैगर उस हेलीकॉप्टर को डाउन करने में कामयाब हो जाता है और यहीं से मूवी का सीन शिफ्ट होकर पहुंच जाता है 3 साल बाद। रुको, तुम लोग तो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो ना? देखो, तुम लोगों के लिए एक वीडियो बनाने में मुझे 3-4 दिन से भी ज्यादा लग जाते हैं और एक सब्सक्राइब करने में बस कुछ सेकंड लगते हैं, तो उम्मीद है कि तुम एक सब्सक्राइब जरूर कर दोगे प्लीज। 3 साल बाद हम फिर से स्वैगर को देखते हैं। असल में स्वैगर उस मिशन से किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस आ गया था, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड अमेरिकन मिलिट्री ने नहीं रखा। इस वीरान जगह पर स्वैगर का बस एक ही साथी है, उसका डॉग, जिसका नाम है सैम। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि एक मिलिट्री हाई ऑफिशियल मीटिंग में स्वैगर को लेकर एक नए मिशन पर चर्चा हो रही है। यहाँ कर्नल जॉनसन नाम का आदमी एक नए ऑन ऑपरेशन के लिए स्वैगर को सिलेक्ट करता है, क्योंकि उसकी जैसी स्किल वाला स्नाइपर पूरे अमेरिकन मरीन कोर्प्स में नहीं है। लेकिन मीटिंग में मौजूद सबको लगता है कि स्वैगर किसी का ऑर्डर फिर कभी नहीं मानेगा, क्योंकि 3 साल पहले उसकी अपनी टीम ने उससे गद्दारी की थी और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। फिर भी जॉनसन अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है स्वैगर की लोकेशन पर। स्वैगर उन्हें देखते ही कह देता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन जॉनसन उससे बस 5 मिनट मांगता है ताकि वो अपने आने की वजह समझा सके। स्वैगर के मानने पर जॉनसन बताता है कि वह एक बेहद कॉन्फिडेंशियल और इमरजेंसी मामले में उसकी मदद चाहता है। अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट की जान खतरे में है। अगले 2 हफ्तों में प्रेसिडेंट फिलीपींस और वॉशिंगटन D.C में कैंपेनिंग के लिए जाने वाले हैं और हमें इशारा मिला है कि यहीं कहीं उनका मर्डर प्लान किया गया है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता कि किस सिटी में अटैक होगा। इसलिए इस हत्या को होने से पहले रोकने के लिए उसे स्वैगर की मदद चाहिए। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी अटैक पॉसिबल नहीं है, इसलिए अटैक बाहर से बहुत दूर के पोजीशन से होने की उम्मीद है। तो अगर प्रेसिडेंट पर हमला करना है तो वो सिर्फ स्नाइपिंग से ही मुमकिन है, और इसके लिए स्नाइपर को कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर से शॉट लेना पड़ेगा। चूंकि तुम एक एक्सपर्ट स्नाइपर हो, इसलिए तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि किस एंगल, किस लोकेशन या किस पोजीशन से प्रेसिडेंट को मारा जा सकता है। हम तुम्हारी एनालिसिस और प्लानिंग के आधार पर प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन देंगे। ये सब सुनकर स्वैगर हमेशा की तरह साफ साफ कर देता है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद वो उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता। स्वैगर उन्हें यह भी बताता है कि अगर किसी स्नाइपर को 1.5 किलोमीटर दूर से शॉट लेना पड़े तो वो होना चाहिए दुनिया का सबसे शार्प शूटर्स में से एक, क्योंकि इतनी दूरी से स्नाइपिंग करने के लिए हवा की स्पीड, तापमान, यहाँ तक कि धरती की घूमने की स्पीड तक का हिसाब लगाना पड़ता है। और चूंकि प्रेसिडेंट के ऊपर हाई बेस प्रोटेक्शन होगा, इसलिए उसे मारने के लिए सीधा हेडशॉट ही लेना पड़ेगा। इतनी दूरी से परफेक्ट हेडशॉट लेना, और वो भी एक ही शॉट में, इसकी चांस लगभग 0 है, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया में ऐसा कोई स्नाइपर नहीं है जो 1.5 किलोमीटर दूर से इतना सटीक हेडशॉट मार सके, इसलिए प्रेसिडेंट को इतनी दूर से मार पाना लगभग नामुमकिन है। ये सब सुनकर भी कर्नल जॉनसन उसे फिर रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी मदद करे, लेकिन स्वैगर अपने फैसले पर अडिग रहता है। तब कर्नल उसे 1 नंबर पकड़ाकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन स्वैगर अपनी स्नाइपर राइफल लेकर प्रैक्टिस करने निकलता है कि क्या सच में 1.5 किलोमीटर से परफेक्ट शॉट लिया जा सकता है या नहीं। वह एक कंटेनर को ठीक 1.5 किलोमीटर दूर रखकर सारे कैलकुलेशंस करता है और फाइनली शॉट लेता है, और वो देखकर चौंक जाता है कि उसका शॉट बिल्कुल परफेक्ट लगा है उसके पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से। अब उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है, अगर वह खुद ये शॉट ले सकता है तो कोई प्रो लेवल शूटर भी ले सकता है, और इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट सच में खतरे में है। यही सोचकर स्वैगर अपना फैसला बदल देता है और कर्नल के ऑफर को मानकर उन तीनों सिटीज की सिक्योरिटी चेक करने निकल जाता है। हर शहर में जाकर कैलकुलेशन करके वो ये समझने लगता है कि किस शहर में प्रेसिडेंट को मारने का मौका
मौका सबसे ज्यादा है। सारी रिसर्च के बाद वो कर्नल को बताता है कि फिलाडेल्फिया में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और वहां की हवा की स्पीड भी स्नाइपर फ्रेंडली है। इस वजह से प्रेसिडेंट के असैसिनेशन का चांस सबसे ज्यादा वहीं है। इस रेंज से शॉट लेने के लिए लार्ज कैलिबर वेपन चाहिए होगा और वो भी कस्टमाइज्ड स्नाइपर। ये सुनकर कर्नल काफी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि इस मिशन में स्नाइपर की लोकेशन पकड़ने के लिए तुम्हें ही स्नाइपर स्पॉट पर रहना होगा। स्वैगर मान जाता है। अगले दिन प्रेसिडेंट भाषण देने के लिए मंच पर पहुंचते हैं। स्वैगर दूर से सब कुछ एनालाइज करता रहता है, हवा, तापमान, हर चीज। चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्स प्रेसिडेंट को कवर कर रही है और स्वैगर दूरबीन से हर मूवमेंट पर नजर रखता है। तभी वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है जिसे कर्नल अपना इन्फॉर्मर बताता है। कैंपेन में प्रेसिडेंट के साथ आए इथियोपियन आर्च बिशप को सम्मान दिया जाता है और प्रेसिडेंट अपना भाषण शुरू करते हैं। हवा की दिशा देखकर स्वैगर को लगता है कि यही परफेक्ट टाइम है। वो तुरंत टीम को बताता है स्नाइपर किसी भी पल शॉट ले सकता है, प्रेसिडेंट को कवर दो। लेकिन तभी स्नाइपर शॉट लेता है और वो प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि इथियोपियन आर्च बिशप के सिर में लगकर उसे वहीं उड़ा देता है। ये देखकर स्वैगर पूरी तरह शॉक में चला जाता है और यहीं आता है बड़ा ट्विस्ट। पास खड़े वही पुलिस ऑफिसर स्वैगर पर 2 गोली मार देता है और स्वैगर समझ जाता है कि ये पूरा प्लान उसे फंसाने के लिए बनाया गया था। मतलब कर्नल ने उसे इसलिए हायर किया था ताकि उससे सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सके और प्लान को परफेक्ट बनाया जा सके। असल में उनका टारगेट प्रेसिडेंट था ही नहीं, उनका असली टारगेट था आर्च बिशप। स्वैगर किसी तरह वहां से भाग निकलता है और पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। यहाँ स्वैगर को चालाकी से फंसाने का एक और बड़ा कारण था। 3 साल पहले इसी इथियोपियंस के हाथों अपने मिशन में वह हार गया था और अपना स्पॉटर भी खो चुका था। इसलिए अगर न्यूज में स्वैगर का नाम सामने आता तो हर कोई आसानी से उस पर यकीन कर लेता। खैर, स्वैगर वहां से भागने लगा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक FBI एजेंट को जिसका नाम है निक मेफिलिस। स्वैगर गोली लगे हुए उसी के पास पहुंच जाता है और कहता है, प्लीज मुझे बचाओ, मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा। लेकिन निक कुछ समझ ही नहीं पाता। जैसे ही कंट्रोल रूम उसे सस्पेक्ट के बारे में बताता है, निक को एहसास हो जाता है कि यही वही शख्स है जिसने प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की। स्वैगर भी समझ जाता है कि इससे मदद मिलना नामुमकिन है। वो मौका देकर निक को टेक्निकली डाउन कर देता है और उसकी गन और कार लेकर वहां से भाग जाता है। उधर कर्नल की टीम पूरा कंपाउंड क्लीन कर देती है और स्वैगर की स्नाइपर राइफल वहीं छोड़ जाती है ताकि प्रूफ के तौर पर सबके सामने उसी को आरोपी साबित किया जाए। इधर स्वैगर के शरीर से काफी खून बहने लगा है। किसी भी तरह उसे खून रोकना जरूरी है, नहीं तो कुछ ही देर में उसकी मौत हो सकती है। इसलिए वो पुलिस की कार के अंदर से कुछ दवाइयां निकालकर अपने जख्म पर लगा लेता है और किसी तरह ब्लीडिंग रोकता है। लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस फिर उसके पीछे गिर पड़ती है और एक समय पर स्वैगर कार समेत नदी में गिर जाता है। ये खबर तुरंत न्यूज में फैल जाती है और पूरे शहर में उसकी फोटो के साथ हाई अलर्ट जारी हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्वैगर अब भी जिंदा है। वह नदी से निकलकर एक और कार हाईजैक करता है और वहां से भाग निकलता है। इसके बाद स्वैगर एक सुपर शॉप में जाता है जहां टीवी पर उसकी ही न्यूज चल रही होती है। यह देखते ही वह वहां की इलेक्ट्रिक लाइन काट देता है ताकि अंधेरे में शॉप का मालिक उसे पहचान न सके। फिर स्वैगर वहां से मीट मैरिनेट करने वाला नमक, चीनी और पानी खरीदा है। एक हाईली ट्रेंड मिलिट्री होने के नाते उसे पता है कि कैसे अस्थायी रूप से ब्लीडिंग रोकी जाती है और ऐसे जख्म से लंबे समय तक कैसे जिंदा रहा जा सकता है। इन सब चीजों को लेकर स्वैगर एक सॉल्यूशन तैयार करता है और उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर देता है। इससे उसकी दर्द और ब्लीडिंग दोनों थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाती है। फिर वह अपने चेहरे पर कालिख लगाकर निकल पड़ता है अपने स्पॉटर फेन की गर्लफ्रेंड के घर जाने के लिए। दूसरी तरफ FBI हेडक्वार्टर में सब लोग निक को ताना मार रहे होते हैं कि स्वैगर इतने करीब होने के बाद भी वह उसे पकड़ नहीं पाया। लेकिन निक कहता है कि उसके नसीब अच्छे थे कि इतना खतरनाक मरीन स्नाइपर उसे इतने पास से भी जिंदा छोड़ गया। तभी निक को सुपर शॉप के मालिक का कॉल आता है। वह बताता है कि कुछ देर पहले एक आदमी आया और मरीनेटेड शुगर सॉल्ट लेकर गया। उसे शक है कि यही वही स्वैगर है जिसने प्रेसिडेंट को मारा। निक अपने बॉस को यह बात बताता है, लेकिन बॉस कहता है, अरे कोई कुक या कोई आदमी गलती से ले गया होगा, इतना सीरियस क्यों ले रहे हो। लेकिन निक के मन में बार बार लग रहा था कि स्वैगर असली किलर नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। क्योंकि निक ने रिसर्च में पाया कि स्वैगर ने 2 साल पहले एक कंपटीशन में 1 किलोमीटर दूर से 5 शॉट लिए थे और पांचों इतने परफेक्ट थे कि शॉट्स के बीच सिर्फ कुछ मिली इंच का गैप था। इसका मतलब अगर वाकई स्वैगर प्रेसिडेंट को मारने जाता तो उसके जैसा शार्प शूटर कभी भी प्रेसिडेंट से 2.5 फुट दूर खड़े आर्च बिशप के सिर में हेडशॉट नहीं मारता। इसके अलावा जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने स्वैगर को गोली मारी थी उसने खिड़की से स्नाइपर राइफल देखकर ऊपर वाले रूम में जाकर अटैक किया। लेकिन असली स्नाइपर कभी भी बिना एंगल सेट किए शॉट नहीं लेता और खिड़की के बाहर गन का बैरल निकल
निकालकर शॉट मारना तो नामुमकिन है। निक ये सारी बातें अपने साथी को बताता है। तभी उसका साथी बताता है कि कल रात ही उस पुलिस इंस्पेक्टर को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर निक समझ जाता है कि खेल कहीं और हो रहा है, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। इसलिए वह खुद क्राइम सीन पर जाता है और मार्किंग करके अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि उस दिन असल में हुआ क्या था। वहाँ निक को एक वेपन के साइज का सुराग मिलता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि यह किस तरह के हथियार का है। तब वह एक साइबर कैफे में जाता है और वेपन रिलेटेड फोरम में पूछता है कि 43 या 43 इंच टाइप केस का इस्तेमाल किस वेपन को रखने के लिए किया जाता है। तभी वहाँ मौजूद एक एक्सपर्ट उसे बताता है कि यह साइज M3 नाम की एक गन के केस का होता है। लेकिन निक फिर से पूछता है कि 100 मीटर सिर्फ क्यों? फिर उन्हें बताया जाता है कि ये असल में एक रिमोट कंट्रोल वेपन है जिसे दूर से ऑपरेट किया जा सकता है। ये सब सुनकर निक अब 100% कंफर्म हो जाता है कि ये काम स्वैगर कभी खुद नहीं कर सकता। इसी बीच स्वैगर सारी रात ड्राइव करके सुबह फेन की गर्लफ्रेंड सारा के घर पहुंच जाता है। सारा पहले ही जान चुकी है कि स्वैगर ही असली शूटर है, इसलिए वह उसे मदद नहीं करना चाहती। लेकिन स्वैगर कहता है कि अगर मैं सच में शूटर होता तो इतनी दूर से तुम्हारे पास मदद मांगने नहीं आता। अभी अगर तुम मदद नहीं करोगी तो मेरी जान बचाना मुश्किल होगा। कई रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार सारा मान जाती है कि वह मदद करेगी। अब स्वैगर का शरीर इन्फेक्शन से बचाना जरूरी है, इसके लिए एक अच्छे डॉक्टर या नर्स की जरूरत है। चूंकि सारा ने नर्सिंग ट्रेनिंग ली थी, स्वैगर उसे कुछ जरूरी सामान की लिस्ट देता है और उन्हें लाने के लिए कहता है। ये सारे सामान नॉन मेडिकल थे ताकि कोई दुकानदार शक न करे। जैसा कि आप समझ सकते हो स्वैगर कितनी मास्टरमाइंड लेवल की प्लानिंग करता है। सारा सामान लेकर आती है और स्वैगर उसे अच्छे से समझाता है कि क्या करना है। फिर स्वैगर अपने आप को बेहोश करने के लिए एरोसोल स्प्रे करता है। फिर सारा परफेक्ट तरीके से उसका ट्रीटमेंट करती है। अगले दिन स्वैगर होश में आता है, लेकिन होश आने पर उसे पता चलता है कि उसका प्यारा कुत्ता सैम मार दिया गया है। ये सुनकर स्वैगर कसम खाता है कि वह किसी भी हाल में इन लोगों को खत्म करेगा। स्वैगर जब जाने लगता है, सारा अपने बॉयफ्रेंड को एक पुराना स्नाइपर राइफल देती है उसकी सेफ्टी के लिए। स्वैगर इसे पाकर खुश होता है और सारा को धन्यवाद देता है। अब स्वैगर बताता है कि सबसे पहले हमें उस निक नाम के FBI एजेंट से बात करनी होगी, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि वह मेरी बात विश्वास करेगा। इसलिए सारा छद्मवेश में निक के पास जाती है और जॉनसन के बारे में कुछ एविडेंस देती है। ये खबर सुनकर निक काफी हैरान हो जाता है। इस बीच स्वैगर बाहर उसके लिए इंतजार कर रहा था। वहाँ पहरा दे रहे पुलिस वालों को स्वैगर देखकर शक हो जाता है, इसलिए वे उसे चेक करने आते हैं और तभी स्वैगर उनके साथ लड़ाई शुरू कर देता है, क्योंकि अब बचकर निकलना ही उसका एकमात्र रास्ता है। उधर निक को सारा से जॉनसन की गाड़ी का नंबर मिल गया था, वही नंबर जो स्वैगर ने जॉनसन से पहली बार मिलने के दिन नोट किया था। जैसे ही निक उस नंबर प्लेट को सिस्टम में डालता है, वह एक सीक्रेट सर्वर में पहुंच जाता है, लेकिन पता चलता है कि वह नंबर प्लेट हाईली कॉन्फिडेंशियल डेल्टा लेवल डॉक्यूमेंट है, जिसका एक्सेस उसे नहीं दिया जा सकता। इधर निक जिस सर्वर में घुसकर इन्फो देखने की कोशिश कर रहा था, ये बात कर्नल जॉनसन को भी पता चल जाती है, इसलिए वह ऑर्डर देता है कि निक को कैप्चर करके खत्म कर दिया जाए। उधर निक अपने एक कॉलिग से पता करता है कि ये लोग एक सीक्रेट एजेंसी हैं, जिनके सभी मेंबर एक्स मिलिट्री हैं और हाई प्रोफाइल डर्टी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर करते हैं। कुछ देर बाद कर्नल के आदमी निक को पकड़ लेते हैं और उसे एक सुनसान जगह ले जाकर बुरी तरह टॉर्चर करने लगते हैं। उनका प्लान था कि निक को ऐसे मारें कि किसी को समझ ही ना आए कि ये मर्डर है। वे निक को खत्म करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक पता नहीं कहां से एक स्नाइपर बुलेट उड़कर आती है और एक एक करके उन सबके सिर उड़ा देती है। असल में ये सारे शॉट ले रहा था स्वैगर अपने दोस्त की वही पुरानी स्नाइपर से, जिसे सारा ने उसे दिया था। स्वैगर ने उस पुराने गन को कस्टमाइज करके बिल्कुल मॉडर्न लेवल का हथियार बना दिया था। स्वैगर निक से कहता है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा निकाल सकता हूँ। ये सब देखने के बाद निक तुरंत कहता है, भाई पहले मेरी जान बचा, और निक तैयार हो जाता है। स्वैगर उसे वहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉनसन ये खबर पा चुका है और तुरंत समझ जाता है कि ये काम सिर्फ स्वैगर ही कर सकता है, क्योंकि इतनी दूर से इतने परफेक्ट हेडशॉट लेना उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अब चीजें हाथ से निकलती देख वे लोग स्वैगर के बारे में और इन्फॉर्मेशन खंगालने लगे हैं। इसी सुराग से उन्हें सारा का पता चल जाता है। वे एक टीम भेजकर सारा को पकड़ लेते हैं ताकि उसके जरिए स्वैगर को उनके जाल में लाया जा सके। दूसरी तरफ स्वैगर और निक मिलकर एक बुजुर्ग स्नाइपर के पास जाते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। स्वैगर जानना चाहता है कि इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा स्नाइपर बचा है जो 1 मील से ज्यादा दूरी से परफेक्ट शॉट ले सके। ये बुजुर्ग आदमी एक्स मिलिट्री ऑफिसर था, इसलिए उसे इस बारे में काफी अच्छे से इन्फॉर्मेशन थी। वो कहता है कि जो लोग 1 मील दूर से शॉट ले सकते हैं वे अगले मिशन के लिए कभी जिंदा नहीं रहते। कारण वही है कि उन्हें बचाया नहीं जाता। लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ जो अब भी जिंदा है। उसका नाम है माइकल सैंड्रम। वो इतना छुपा रहता था कि शूटरिंग शॉट लेने के लिए वहीं बैठ जाता था, ताकि अगर कोई उसे बचाने आए तो उसकी भी
खोपड़ी उड़ाई जा सके। इसी तरह उसने एक मिशन में 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया था, लेकिन अब वो कहाँ है ये मैं नहीं बता सकता। उसकी ब्यौरा सुनकर स्वैगर समझ जाता है कि उसने पहले ही उसे देखा था कर्नल जॉनसन के साथ। अब इस नाम की पहचान निकालने के लिए उसने अपने कॉलिग की मदद ली और पता चला कि ये रशियन स्नाइपर अब भी वर्जीनिया में है। ये खबर सुनकर निक और स्वैगर तैयार हो जाते हैं उसके घर पर अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जो यूएस के एक सेनेटर से मिल रहा है और उसे बता रहा है कि स्वैगर अब भी जिंदा है, इसलिए जल्दी से एक प्राइवेट प्लेन चाहिए जिसमें 24 हाईली ट्रेन्ड मिलिट्री और हथियार होंगे स्वैगर को मारने के लिए। असल में स्वैगर भी जानता था कि जब वो माइकल को पकड़ने जाएगा तो उस पर अटैक होगा, इसलिए वो सुपर शॉप से अलग अलग सामान खरीदा है जिससे बाद में कई एक्सक्लूसिव प्लान बनाए जा सकें। इसके अलावा स्वैगर निक को स्नाइपिंग ट्रेनिंग देता है ताकि इस मिशन में निक उसकी मदद कर सके। सब कुछ तैयार होने के बाद निक और स्वैगर उस रशियन स्नाइपर के ठिकाने पर जाते हैं। वहाँ स्वैगर पहले से ही अपने बनाए हुए सभी एक्सक्लूसिव प्लान के अनुसार हर जगह सेट करता है और अपने स्नाइपर गन को और कस्टमाइज करके तैयार करता है। फिर एक एक करके गार्ड्स को मारता है, सब स्वैगर की नजरों के सामने। दूसरी तरफ निक ऊपर से स्वैगर को कवर दे रहा होता है। थोड़ी ही देर में स्वैगर सामने पहुंच जाता है उस रशियन स्नाइपर के। वहां स्वैगर ऐसी बातें जानता है जिससे उसका दिमाग हिल जाता है। उसे पता चलता है कि कर्नल जॉनसन और यूएस के एक सेनेटर ने कुछ साल पहले इथियोपिया की एक गांव में जनसंहार करवाया था ताकि उस गांव के बीच से ऑयल पाइपलाइन बिछाया जा सके और ये सच बाहर ना आ जाए। इसी डर से उन्होंने उसी मीटिंग में सेनेटर का मर्डर करवाया था एक स्नाइपर के जरिए, और वो स्नाइपर कोई और नहीं मैं खुद था। ये बात माइकल खुद बताता है। वो ये भी बताता है कि 3 साल पहले जिस मिशन में तुमने अपनी टीम को कवर दिया था वही लोग तुमसे कवर लेकर उस गांव में गए थे और वहीं नरसंहार किया था। ये सुनकर स्वैगर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और खुद को दोष देने लगता है कि उसके कवर की वजह से इतने लोग मारे गए। तभी कर्नल की फौज वहां पहुंच जाती है और निक तुरंत स्वैगर को इन्फॉर्म कर देता है। इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें बताने के बाद माइकल खुद ही अपनी जान ले लेता है और उसी वक्त कर्नल की पूरी टीम स्वैगर पर हमला कर देती है, लेकिन पहले से सेट किए हुए सारे एक्सप्लोसिव ट्रैप्स निक एक्टिव कर देता है और एक एक करके धमाका होते ही दुश्मन उड़ते जाते हैं। जमकर फाइट होती है। फिर किसी तरह निक और स्वैगर वहां से जिंदा निकल जाते हैं। उधर एफबीआई ऑफिस में खबर पहुंचती है कि जिस फायरिंग स्पॉट से स्वैगर के फिंगरप्रिंट मिले थे वहां एक और फिंगरप्रिंट मिला है और वो निक का है। इसका मतलब साफ है निक अब एफबीआई छोड़कर स्वैगर के साथ काम कर रहा है और ये जानकर उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि उनकी हर प्लानिंग निक स्वैगर तक पहुंचा रहा था। इसी बीच एफबीआई ऑफिस में कॉल आता है निक का कॉल और वो बताता है कि स्वैगर उसके साथ है, लेकिन उसे अब किसी भी तरह पकड़ा नहीं जा सका। निक का लोकेशन ट्रेस होते ही एफबीआई उनकी अरेस्ट के लिए निकल पड़ती है। इस बीच स्वैगर कॉल करता है कर्नल को। कर्नल बताता है कि तेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड अब मेरे कब्जे में है, इसलिए मेरी बात मानकर काम करना होगा। लेकिन स्वैगर उल्टा जवाब देता है कि जो गलत काम तुमने इथियोपिया में किए उसके सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं, इसलिए इससे पहले कि ये मीडिया में लीक हो मुझे अपनी लोकेशन पर सारा और सेनेटर के साथ आमने सामने आना होगा। ये सुनकर कर्नल पूरी तरह चौंक जाता है और एक बर्फीले पहाड़ के पास पहुंचता है, लेकिन वहां कर्नल पहले से ही स्वैगर को मारने के लिए 3 स्नाइपर तैयार रखता है। लेकिन स्वैगर खुद नहीं जाता बल्कि निक को भेजता है। निक जैसे ही उनके पास पहुंचता है कर्नल के स्नाइपर शॉट्स फायर करने लगते हैं। इसी बीच स्वैगर अपने राइफल से दूर से स्नाइपर को ढूंढता है और एक एक करके शॉट्स मारकर उन्हें खत्म करता है। वहीं हम देखते हैं कि निक के पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी, इसलिए इस बार वह बच जाता है। सभी स्नाइपर डाउन हो जाने के बाद कर्नल हैरान रह जाता है। फिर कर्नल सारा को गन पॉइंट पर ले जाता है और स्वैगर को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन स्वैगर अपने परफेक्ट शॉट से उस गुंडे की गन और हाथ की कलाई उड़ाकर फाइनल मूव करता है। वहीं सारा गुस्से में आकर हाथ के शूटर से उस गुंडे को खत्म कर देती है। इसी बीच निक ने पहले ही किसी और के जरिए उनके लोकेशन एफबीआई ऑफिस को बता दिया था ताकि वे आकर स्वैगर को पकड़ सकें। एफबीआई ये खबर पाते ही हेलीकॉप्टर लेकर रवाना हो जाता है। अब जब कर्नल, सेनेटर और स्वैगर आमने सामने होते हैं, कर्नल कहता है कि किसी तरह वह कानून के जरिए उसे सजा नहीं दे सकता। स्वैगर पहले से जानता था कि वे उसे जेल में नहीं रख पाएंगे, इसलिए वह वहीं वॉइस रिकॉर्डर चला देता है और सबको वहां से चले जाने के लिए कहता है। एफबीआई एजेंट आकर स्वैगर को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सीन हट जाता है। अब स्वैगर को एक मीटिंग रूम में दिखाया जाता है जहां खुद कर्नल जॉनसन भी मौजूद है। फाइनली स्वैगर के सामने उसका स्नाइपर राइफल लाया जाता है। स्वैगर अपनी जेब से वह बुलेट निकालकर स्नाइपर गन में लोड करता है और निक की ओर पिस्टल उठाकर शॉट फायर करता है, लेकिन वहां कोई फायरिंग एक्टिव नहीं होती
क्योंकि उस स्नाइपर राइफल का फायरिंग पिन ऑफ था। असल में स्वेगर ने उस स्नाइपर को अपने मुताबिक कस्टमाइज किया था और जब भी वो घर से कहीं और जाता राइफल का फायरिंग पिन हमेशा ऑफ रहता। इसका मतलब ये कि इस पूरी कहानी का मुख्य उद्देश्य था यह साबित करना कि इस गन से किसी भी हालत में आर्चर बिशप को मारना संभव नहीं है, क्योंकि पिन पहले से ही खुला हुआ था। ये कहानी देखकर मैजिस्ट्रेट भी समझ जाता है कि स्वेगर पूरी तरह निर्दोष है, क्योंकि ये स्नाइपर आर्चर की हत्या के बाद से पुलिस की हिरासत में रहा है और इसका पिन पहले से बंद था। मतलब स्वेगर सच में निर्दोष है। फिर निक उस जॉर्ज को एक जनसंहार की तस्वीर दिखाता है जो कर्नल ने इथियोपिया में किया था, लेकिन जॉर्ज उसे कानून के तहत नहीं ला सका, क्योंकि अमेरिका के संविधान के हिसाब से किसी क्राइम या जिम्मेदारी के लिए जो देश के बाहर हुई हो उसे अमेरिका में ट्रायल नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ स्पष्ट सबूत होने के बावजूद वे हंसते खेलते वहाँ से निकल जाते। लेकिन जॉर्ज इस सब को ध्यान में रखते हुए स्वेगर को इस केस से बरी कर देता है और उसे मुक्त कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कर्नल और वो सेनेटर दोनों मिलकर हंसी खुशी मस्ती कर रहे हैं और अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं। कर्नल कहता है, हम ऐसी एजेंसी हैं जो राष्ट्रपति को मार देती है लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं दे सका। ठीक उसी वक्त स्वेगर अपने स्नाइपर राइफल से दूर से शॉट लेता है और कमरे में मौजूद एक गार्ड को अचानक मार देता है। ये देखकर कर्नल समझ जाता है कि स्वेगर आसपास है, लेकिन समझने का कोई फायदा नहीं। स्वेगर की एक गोली कर्नल की गर्दन में लगती है और उसे खत्म कर देती है। इसके बाद स्वेगर कमरे में आकर सेनेटर को कोई मौका दिए बिना पॉइंट ब्लैंक से शॉट फायर करता है और उसे वहीं मार देता है। फिर स्वेगर उस घर के अंदर गैस की पूरी लाइन नष्ट कर देता है और कमरे को गैस से भर देता है। बाहर आकर थोड़ी देर बाद एक बड़ा विस्फोट होता है और पूरा घर तबाह हो जाता है। अंततः स्वेगर खुद को निर्दोष साबित करता है और अपने देश के दुश्मनों को खत्म करने में सफल होता है, क्योंकि सही तरीके से उसे सजा देने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए स्वेगर ने अपना रास्ता खुद चुना। इसके बाद स्वेगर और सारा को देखा जाता है जो किसी और शहर की ओर जा रहे हैं और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है।